बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में एक बहुत ही ज्यादा अमीर औरत जिसका नाम सुजाता था, वह अपनी इकलौती बेटी सपना के साथ अपने महल में रहा करती थी। सुजाता का महल किसी राजा के महल से कम नहीं था। उसके घर में 40-50 नौकर थे जो सुजाता के आगे पीछे घूमते रहते थे। सुजाता बहुत ही ज्यादा घमंडी और बदतमीज औरत थी। उसे अपने अमीर होने पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। वह गरीब लोगों को कीड़े मकोड़ों के सिवा और कुछ नहीं समझती थी। लेकिन सुजाता की बेटी सपना वह अपनी माँ की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। वह बहुत ही ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी। उसका दिल बहुत ही ज्यादा नर्म था। यह क्या शकुंतला, रोजाना तुम छुट्टी मांगती रहती हो। अगर तुम इस तरह से छुट्टी लेती रहोगी तो काम कौन करेगा। और मैंने तुम्हें एक हफ्ता पहले ही तो 10,000 रुपए दिए थे। मेरे पास तुम जैसे गरीब लोगों के लिए पैसे उड़ाने के लिए नहीं है। आई बात समझ में। अब मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाली। काम करना है तो करो, नहीं करना है तो घर पर जाकर बैठो। मेम साहिब, आपके यहाँ तो इतने सारे नौकर हैं, अगर आप मुझे निकाल भी देती हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं गरीब, मेरे पास तो सिर्फ एक यही नौकरी है। आपको मेरी मजबूरी अच्छी तरह से पता है। मेरा मासूम बच्चा बीमार है, उसे छोड़कर यहाँ पर काम करने आती हूँ। और मैंने पैसे भी उसके इलाज के लिए ही लिए थे, और उसके इलाज के लिए मुझे और पैसों की ज़रूरत है। मेम साहिब, कुछ पैसे और दे दीजिए, और 2 दिन की छुट्टी भी। मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है। मैंने कहा ना, मेरे पास तुम जैसे गरीब लोगों के लिए पैसे नहीं हैं। और मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। अरे यार मम्मी, आप इतना ज्यादा कड़वा क्यों बोलती हैं। यह बेचारे नौकर हमारी कितनी सेवा करते हैं। अगर हम इनकी मजबूरी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। शकुंतला आंटी हमारे यहाँ पर कितने समय से काम कर रही हैं। ये हमारी वफादार नौकर हैं। आप इन्हें 2 दिन की छुट्टी और पैसे दे दीजिए ना प्लीज। सपना के कहने पर सुजाता शकुंतला को छुट्टी और पैसे दे देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुजाता जिस दर्जी से अपने कपड़े सिलवाती थी, एक दिन वह सुजाता का ब्लाउज बिगाड़ देती है। तभी सुजाता अपनी बेटी के साथ उस दर्जी के पास जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा बातें सुनाती है। निर्मला, तुम्हारी वजह से मेरी किटी पार्टी में कितनी ज्यादा इंसल्ट हुई है, तुम जानती भी हो। तुम्हारी वजह से सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। मैंने तुमसे डीप नेक बनवाने के लिए कहा था और तुमने बोट नेक बना दिया। तुम्हारी सिलाई का मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाली। तुम्हारी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट हुई है, और अब तुम्हारे पास मेरा और कोई ड्रेस भी तैयार होने नहीं आएगा। बस यही कहने आई थी। चलो सपना। सुजाता मैम, मुझ जैसी गरीब दर्जी के ऊपर थोड़ा तो रहम करो। मैंने इतनी ज्यादा मेहनत से आपका ब्लाउज तैयार किया था। मेरी आंखों से कम दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपके कहे अनुसार आपका ब्लाउज बनाया है। आपने मुझसे बोट नेक के लिए ही बोला था। आपने जैसा कहा मैंने वैसे ही ब्लाउज तैयार कर दिया। मुझे मेरी मेहनत के पैसे तो दे दीजिए। नहीं नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं देने वाली। ऐसा कहकर सुजाता अपनी लंबी चमचमाती हुई गाड़ी में बैठकर चली जाती है, और वह बेचारी निर्मला की मेहनत के उसे एक फुटी कौड़ी भी नहीं देती। लेकिन तभी कुछ समय बाद सपना वहाँ पर आती है और वह निर्मला को पैसे देते हुए कहती है, निर्मला आंटी, आप माँ को जानती तो हैं कि वह अपने पैसों की चकाचौंध में अंधी रहती हैं, कभी किसी के दुख दर्द को नहीं समझती। लेकिन मैं आपकी मेहनत को अच्छी तरह से समझती हूँ। यह लीजिए पैसे। मैं नहीं चाहती मेरी माँ की वजह से किसी गरीब मजबूर का दिल दुखे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। तुम इतने अच्छे स्वभाव की, और तुम्हारी अमीर घमंडी माँ जिसके सीने में दिल ही नहीं, गरीबों को इंसान ही नहीं समझती। चलो छोड़ो। अरे राहुल बेटा, तुम आ गए, जाओ यह सूट सावित्री बुआ को देकर आओ। जाओ, और सपना बिटिया को भी रास्ते में घर पर छोड़ देना। राहुल निर्मला दर्जी का इकलौता बेटा था, और वह अपनी माँ के साथ उनके कामों में हाथ बटाता था। राहुल सपना के साथ जाने लगता है। तभी सपना राहुल से कहती है, राहुल तुम्हें पता है मेरे लिए एक से बढ़कर एक अमीर घर के रिश्ते आ रहे हैं, और माँ जल्द से जल्द मेरी शादी करवाना चाहती हैं। माँ कभी भी मुझे एक दर्जी के बेटे से शादी नहीं करने देंगी, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी। तुमने हमारे बारे में क्या सोचा है? सपना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारी अमीर माँ मुझ जैसे गरीब से तुम्हारी शादी कभी नहीं करेगी। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें ही फैसला लेना होगा। या तो तुम्हें अपनी माँ को छोड़ना होगा या फिर मुझे। राहुल, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें छोड़ना मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल गए हों। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। मैं माँ को मनाने की कोशिश करूंगी, और तुम भी कोशिश करो माँ का दिल जीतने की, ठीक है?
इस तरह से सपना और राहुल आपस में बातें करते जा रहे थे। सपना और राहुल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सपना अपनी माँ से कहते हुए डरती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसकी माँ कभी भी एक गरीब दर्जी के बेटे से उसकी शादी नहीं होने देगी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सपना अपनी माँ से बात करने की बहुत कोशिश करती है, बहुत हिम्मत करती है, लेकिन वह कह नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन सुजाता सपना से कहती है, सपना डार्लिंग, मैंने तुम्हारे लिए लंदन से बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड ड्रेस मंगवाई है, उसे पहन लेना। और मैंने शहर की सबसे ज्यादा फेमस और अच्छे मेकअप आर्टिस्ट को भी बुलाया है, वह तुम्हारा मेकअप करेगी। और तुम पहले ही इतनी ज्यादा सुंदर हो, लेकिन यह ड्रेस और मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप, यह सब करके तुम किसी परी से कम नहीं लगोगी। तुम मेरी दोस्त को तो जानती हो ना, मिसेस वर्मा, उसका इकलौता बेटा एना राय, वह तुम्हें देखने आ रहा है। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। सपना डार्लिंग, मैंने तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, यह मेरा आदेश है। तैयार हो जाओ और अच्छे से मेहमानों को अटेंड करना, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी मिसेस वर्मा के बेटे से ही होगी। उनसे मेरी बिजनेस की डील हुई है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी डील कैंसिल हो गई तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। ओहो, अच्छा तो यह बात है, आप अपनी बेटी की शादी नहीं बल्कि उसका सौदा करना चाहती हैं। तभी तो एक बिजनेस डील के लिए आप मेरी शादी एक ऐसे इंसान से करवाना चाहती हैं जिससे मैं शादी करना चाहती ही नहीं और जिसे मैं जानती भी नहीं। आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? देखो सपना, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूंगी। मिसेस वर्मा का बेटा बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अगर इस फैसले में मेरा भी फायदा हो जाता है तो इसमें गलत ही क्या है। और अमीर ऐसे ही नहीं बना जाता। मैंने यह सब जमा पूंजी और तुम्हें इतने ऐशो आराम, तुम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हो, सिर्फ ऐसे नहीं, बहुत मेहनत से पाई पाई करके जोड़ी है। अब देखो, मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत करो, समय पर तैयार हो जाना, ठीक है? सपना अपनी अमीर माँ की जिद अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि उसकी शादी मिसेस वर्मा के बेटे से होनी है तो उसी से होगी। सपना अपनी माँ की दी हुई ड्रेस पहन लेती है और शहर से आई मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप भी करवा लेती है, लेकिन वह शाम को मेहमानों को अटेंड करने नहीं जाती। सुजाता, मिसेस वर्मा और उनका बेटा सपना के आने का इंतजार कर रहे थे। मिसेस शर्मा, आपकी बेटी कहाँ है? अभी तक वह हमसे मिलने नहीं आई, बहुत समय हो गया। अपनी बेटी को बुलाइए ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। हाँ हाँ मिसेस वर्मा, बस तैयार ही हो रही होगी। आप तो जानती ही हैं आजकल की लड़कियां तैयार होने में कितना ज्यादा समय लगाती हैं। एक लिपस्टिक का कलर चूज करने में भी घंटों लगा देती हैं। बस तैयार ही हो रही होगी, आती ही होगी। अरे यह देखो, सपना का नाम लिया और सपना हाजिर। लेकिन सपना बेटा, तुम बाहर से क्यों आ रही हो? और ये तुम्हारे साथ निर्मला का बेटा? सपना बेटा, यह क्या है? मम्मी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं मिसेस वर्मा के बेटे से शादी नहीं करूंगी। मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी, आपको समझाती, आपको बताती कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए, इसलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मैं आपकी किसी डील का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने राहुल से शादी कर ली। यह सब सुनकर सुजाता गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वह सपना को जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, सपना, तुम होश में भी हो? यह तुम क्या कह रही हो? तुमने एक दर्जी के मामूली से बेटे से शादी कर ली जो अपनी माँ के कामों में हाथ बटाता है। तुम प्यार में अंधे हो चुकी हो, तुमने कुछ भी नहीं देखा। मैं तुम्हारी शादी कितने बड़े घराने में कराना चाहती थी और तुम उस टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर रहना चाहती हो। तुमने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आज से तुम मेरी बेटी नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और गलत कर दूं। वाह वाह, क्या बात है, आपने क्या हमें यहाँ पर बेइज्जत करने के लिए बुलाया था? अच्छा हुआ कि आपकी बेटी की सच्चाई हमें पहले ही पता चल गई। चलो बेटा यहाँ से, और तुमसे हमारी जितनी भी डील हुई थी वह सब कैंसिल होती हैं। ऐसा कहकर मिसेस वर्मा वहाँ से चली जाती हैं। सुजाता हाथ पकड़कर सपना को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। सपना अपनी माँ से माफी मांगती है, उनसे आशीर्वाद लेने की बहुत कोशिश करती है। मम्मी, राहुल बहुत अच्छा है, एक बार मेरी बात तो सुनिए। मुझे और राहुल को माफ कर दीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से हमें धक्के मारकर मत निकालिए। मुझे आपकी प्रॉपर्टी की एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए, लेकिन बस आप मुझे और राहुल को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का लालच हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे इस गरीब पति को जरूर मेरी प्रॉपर्टी का लालच है। तभी तो उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हें फंसाया और तुम्हें मेरे खिलाफ जाकर खड़ा कर दिया। मैं तुम्हें ना तो अपनी प्रॉपर्टी की एक फूटी कौड़ी देने वाली हूँ और न ही अपना आशीर्वाद। निकल जाओ यहाँ से और जाओ अपनी बर्बादी का तमाशा देखो।
सुजाता सपना और राहुल को अपना आशीर्वाद नहीं देती, जिस वजह से सपना को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वह अपनी माँ का आशीर्वाद लिए बिना अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। निर्मला सपना और राहुल का अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत करती है। निर्मला सपना से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, उसे बिल्कुल बेटी बनाकर रखती है और सपना भी निर्मला से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, उसे बिल्कुल अपनी माँ ही समझती है। सपना को गरीब परिवार में आकर बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता, क्योंकि उसे यहाँ पर प्यार, सम्मान और इज्जत मिल रही थी और वह एक हंसी खुशी जीवन राहुल के साथ व्यतीत कर रही थी। निर्मला अपने हाथों से सुंदर सुंदर कपड़े बनाती और राहुल उन्हें शहर में जाकर बेचता था और सपना घर संभाल रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। अचानक निर्मला की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वह सिलाई नहीं कर पाती। सिलाई कर कर घर में जो पैसे आते थे अब वो भी नहीं आ पा रहे थे, जिस वजह से घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अरे माँ जी, यह क्या, आप मशीन पर बैठी हैं? मैंने आपसे मना किया था ना, आप सिलाई नहीं करेंगी। डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना किया है कि आप सिलाई नहीं करेंगी, फिर आप मशीन पर क्यों बैठी हैं? चलिए उठिए, आराम कीजिए। अरे सपना बेटा, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? घर में अन्न का एक दाना नहीं, सिलाई के इतने ज़्यादा कपड़े हैं, वो शहर भी जाने हैं। बेटा मुझे सिलाई तो करनी ही पड़ेगी, वरना घर का गुजारा कैसे होगा? माँ जी, एक तरफ आप मुझे अपनी बेटी भी मानती हैं और दूसरी तरफ अपनी बेटी की बात भी नहीं मानती। देखिए, मैं आपको इतने समय से सिलाई करते हुए देख रही हूँ, मुझे भी सिलाई करना आ गई है, मैं सिलाई कर सकती हूँ। अगर कहीं कोई गलती हुई तो आप मुझे बता देना, ठीक है? लेकिन आप मशीन पर नहीं बैठेंगी। ऐसा कहकर सपना निर्मला को सिलाई मशीन से दूर बिठा देती है और खुद मशीन पर बैठ जाती है। सपना बहुत ही ज्यादा होशियार थी, जिस वजह से उसे सिलाई करना बहुत ही अच्छी तरह से आ जाता है। यह देखकर निर्मला भी चौंक जाती है। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर कपड़े बना बनाकर तैयार करती है। तभी निर्मला सपना से कहती है, अरे वाह सपना बेटा, मुझे नहीं पता था कि अमीर माँ की बेटी इतने ज्यादा सुंदर सुंदर कपड़े भी सिल सकती है। तुमने तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर कपड़े सिले हैं। सच में तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो और बहुत ही अच्छी। तुम्हारी जैसी बहू ऊपर वाला सबको दे। निर्मला से अपनी तारीफ सुनकर सपना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और राहुल उन सभी कपड़ों को शहर ले जाता है। वह सभी कपड़े सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। सपना की सिलाई के चर्चे दूर दूर तक होने लगते हैं, उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगते हैं। सपना रात दिन सिलाई करती, जिस वजह से उनके घर के हालात पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाते हैं और राहुल शहर में अपना एक शोरूम खोल लेता है। निर्मला का इलाज भी अच्छे हॉस्पिटल में हो जाता है और कुछ समय बाद सब शहर में जाकर रहने लगते हैं। उनका एक महल जैसा घर भी होता है। सपना अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सुजाता राहुल के शोरूम पर शॉपिंग करने आती है और वह राहुल को शोरूम पर देखकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। अच्छा, तो तुम यहाँ पर नौकरी कर रहे हो और चंद ही रुपये कमाते होंगे और मेरी बेटी का भी ठीक तरह से पेट नहीं भर पाते होंगे। मेरी बेटी की तो किस्मत ही खराब थी जिसने तुम्हें चुना। मैं उसकी शादी इतने बड़े घर में करवाना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों पर तो प्यार की अंधी पट्टी बंधी थी। ऐसा कहकर सुजाता शोरूम से बाहर निकल जाती है और बाहर निकलते ही उसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और कोई भी सुजाता को हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता। सुजाता को थोड़ा थोड़ा होश था। शोरूम के बाहर भीड़ खड़ी देख राहुल बाहर निकलता है और वह सुजाता को इस तरह सड़क पर पड़ा हुआ देख तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसकी बहुत ही ज्यादा सेवा करता है। राहुल सपना को भी हॉस्पिटल में बुला लेता है। सपना और राहुल दोनों ही सुजाता की बहुत ही ज्यादा सेवा करते हैं। जब सुजाता बिल्कुल ठीक हो जाती है तो सपना अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे पता चला है कि आपने राहुल की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की, लेकिन राहुल ने पलटकर आपको जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसके अच्छे संस्कार की वजह से। आपको पता है, राहुल उस शोरूम का मालिक था जिसे आपने उसका नौकर समझा और राहुल की वजह से ही आपकी जान बची है। आप यह बात तो अच्छी तरह से जानती ही होंगी। सपना के यह शब्द सुनकर सुजाता को अपने के पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वह सपना और राहुल दोनों से ही माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ में आ गया, अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखती। इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। जिस वक्त मैं सड़क पर पड़ी थी और कोई मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था, उस वक्त राहुल ने मेरी मदद की, जबकि मैंने उसकी कितनी इंसल्ट की, हमेशा उसे उसकी गरीबी के ताने दिए। मेरी प्यारी बच्ची,
तूने बिल्कुल सही फैसला लिया। तूने अपनी माँ को गलत साबित कर दिया। मुझे माफ कर दे और मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम दोनों मुझे माफ कर दो और मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों हमेशा हंसी खुशी ऐसे ही रहते रहो। सपना बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसकी माँ ने दोनों को माफ कर कर अपना आशीर्वाद दे दिया और सुजाता भी पूरी तरह से बदल जाती है। अब वह गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाती बल्कि उनकी मदद करती है। अपनी माँ को बदला हुआ देख सपना को बहुत खुशी होती है और सब एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में पाखी अपने चाची के साथ उनके घर में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही एक सड़क हादसे में पाखी के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए पाखी के चाचा उसकी देखभाल के लिए अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। पाखी की चाची निर्मला बहुत ही ज्यादा निर्दयी और कठोर स्वभाव की औरत थी। उसने बेचारी को अपने घर में रहने के लिए जगह तो दे दी, लेकिन सिर्फ अपने घर का झाड़ू पोछा कराने के लिए। उसका जब दिल चाहता उसे बिना मतलब बिना किसी गलती के खूब पिटाई भी कर देती थी और खाने के लिए भी रूखा सूखा देती थी, पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े देती थी। निर्मला की अपनी भी एक बेटी थी कंचन, जिससे वह बहुत प्यार करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन चाचा पाखी और कंचन के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आते हैं। यह देखकर निर्मला आग बबूला हो जाती है और कहती है, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने इस पाखी की बच्ची को अपनी बेटी कंचन की इतनी सारी ड्रेस दी थी और आप फिर दोबारा से इस मनहूस के लिए मेरी बेटी के साथ ड्रेस लेकर आ गए। आप इस मनहूस को मेरी बेटी के बराबर में खड़ा करना चाहते हैं। देखो, पैसे कोई पेट पर नहीं लग रहे। मैं आपको इस तरह इस मनहूस के ऊपर खर्चा नहीं करने दूंगी। अरे भाग्यवान, इतने महीनों बाद मैंने इस बेचारे को एक ड्रेस क्या लाकर दे दी। तुमने तो राय का पहाड़ बना लिया। आहा, देखो जी, मैं आपको इस मनहूस के ऊपर फालतू खर्चा नहीं करने दूंगी। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ये घर में रहेगी जिस तरह से मैं रखूंगी सिर्फ उस तरह से, वरना मैं इसे रहने ही नहीं दूंगी। अगर आप इसके ऊपर ऐसे ही खर्चा करते रहेंगे तो मैं कंचन को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, फिर उसके बाद कभी वापस नहीं आऊंगी। रहना फिर अपनी इस लाडली के साथ। चाचा चाची, आप मेरी वजह से लड़ाई मत कीजिए, घर का वातावरण खराब मत कीजिए। कंचन, चाचा जी ने जो मुझे ड्रेस दी है, यह लो, इसे तुम रख लो, तुम पहन लेना। मेरे पास तो तुम्हारे पुराने कपड़े हैं, मैं उन्हीं में अपना गुजारा कर लूंगी। और चाचा जी, आज के बाद आप मेरे लिए कोई सामान मत लेकर आना। आपने मुझे अपने घर में रहने के लिए छत दे रखी है, खाने के लिए खाना देते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। ऐसा कहकर पाखी आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है और अपना काम करने लग जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन निर्मला बाहर आंगन में अचार सुखा रही थी, तभी वह कंचन को जोर जोर से आवाज लगाती है, कंचन, कंचन, मेरी प्यारी बिटिया कहाँ हो? जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, मेरा हलक सूख रहा है। कंचन बेटा, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ, कहाँ हो? इस तरह से निर्मला जोर जोर से अपनी बेटी को आवाज लगाकर अपने लिए एक गिलास पानी मंगा रही थी, लेकिन कंचन को निर्मला की आवाज ही नहीं जा रही थी, क्योंकि वह तो घोड़े बेचकर सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ पाखी पोंछा लगा रही थी। तभी वह अपनी चाची की आवाज सुनती है और तुरंत उनके लिए गिलास भरकर पानी लेकर जाती है और उन्हें देती है। यह देखकर चाची आग बबूला हो जाती हैं और वह पानी का गिलास फेंककर पाखी को जोर से थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, छी छी, अपने इन गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आ गई। अभी तो तू झाड़ू पोंछा कर रही थी और अभी अपने इन गंदे हाथों से मेरे लिए पानी लेकर आ गई। तुझे शर्म नहीं आई? और तुझसे किसने पानी मांगा था? मैं तो अपनी बेटी से मंगा रही थी, तुझ जैसी 2 टके की नौकरानी से नहीं, जो सिर्फ मेरे घर में झाड़ू पोंछे के लिए है। मनहूस, चाची जी ये लीजिए पानी। जैसे मैं अगर ये पानी नहीं देती तो मैं प्यासी ही मर जाती। चल हट यहाँ से। मनहूस, चाची जी मेरे हाथ गंदे नहीं थे, पानी लाने से पहले मैंने उन्हें अच्छी तरह साबुन से धोए थे, तभी मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। और कंचन को आपकी आवाज नहीं जा रही थी, वह सो रही है। मैंने सोचा आपको ज्यादा प्यास लगी होगी, इसलिए मैं आपके लिए हाथ धोकर पानी लेकर आ गई, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी कि तेरे हाथ साफ थे, तूने हाथ धोए थे, तब मुझे पानी लेकर आई है। मैंने तुझसे एक बार कह दिया तो कह दिया कि मैं तेरे हाथ का पानी पीना नहीं चाहती। बस इनकी वजह से मैं चुप हूँ, वरना कब का तुझे धक्का मार के इस घर से बाहर निकाल देती। चल हट यहाँ से। इस तरह से निर्मला पाखी को डांट रही थी। तभी वहाँ पर उठकर कंचन आ जाती है और कहती है, अरे यार, क्या ड्रामा लगा रखा है। कितनी अच्छी नींद आ रही थी, इतने अच्छे अच्छे सपने देख रही थी और शोर मचा मचा कर सारी नींद खराब कर दी।
मेरी प्यारी बच्ची, तू सो रही थी? मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि तू उठ गई, इसलिए मैं तुझसे पानी मांग रही थी, लेकिन इस मनहूस ने मुझे अपने गंदे हाथों से पानी दे दिया, जिस वजह से मेरा पारा हाई हो गया। लेकिन अब जा, तू सो जा, कोई आवाज नहीं आएगी। और तू सुन मनहूस, मुझे दोबारा कहने की जरूरत न पड़े, कुएं के पास कुछ गंदे कपड़े रखे हैं, उन्हें धो और अच्छी तरह साफ तरह धोना, समझ आ रही है? वरना मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, थोड़े भी गंदे हुए तो। समझ आ रही है? कंचन सोने चली जाती है और बेचारी पाखी कुएं के पास जो गंदे कपड़े रखे थे उन्हें धोने चली जाती है और वहां जाकर कपड़े धोती है। और वह कुछ कपड़े धो धोकर कुएं की मुंडेर पर रख रही थी, तभी निर्मला की एक साड़ी कुएं के अंदर गिर जाती है। यह देखकर पाखी घबरा जाती है। अरे नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। अगर चाची को पता चल गया कि उनकी ब्रांडेड साड़ी मुझसे इस कुएं के अंदर गिर गई तो वह मेरी कितनी ज्यादा पिटाई करेंगी। यह मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब मैं कुएं के अंदर से उस साड़ी को कैसे निकालूंगी? नहीं, यह क्या हो गया? आज तो चाचा जी भी नहीं है मुझे बचाने के लिए, वह काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। मैं क्या करूं? आज तो मैं चाची के कहर से नहीं बच सकती। क्या करूं? इस साड़ी को कैसे बाहर निकालूं? इस तरह से पाखी सोच सोचकर बहुत रो रही थी, बहुत डर रही थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ समय बाद निर्मला वहां आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसकी ब्रांडेड साड़ी कुएं के अंदर गिर गई। तभी वह पाखी को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, मनहूस, तुझे पता भी है कि वह कितनी महंगी साड़ी है और तूने उसे इतनी आसानी से कुएं के अंदर गिरा दिया। मुझे पता है कि ये सब कुछ तूने जानबूझकर किया है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वह साड़ी कुएं के अंदर से तू कैसे लेकर आएगी, लेकिन मुझे वह साड़ी चाहिए। अगर तू मेरी साड़ी नहीं लेकर आई तो तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं तेरा क्या हल करूंगी। और आज तो तेरे चाचा भी नहीं है तेरी साड़ी लेने के लिए, समझ आ रही है? चाची जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन आप सोचिए कि मैं कुएं के अंदर से आपकी साड़ी कैसे लेकर आ सकती हूँ। चाची जी, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चाची जी, मैं साड़ी नहीं लेकर आ सकती। ऐसा कहकर पाखी अपनी चाची के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन चाची पाखी की एक नहीं सुनती और उसे कुएं के अंदर गिरा देती हैं और चिल्लाकर कहती हैं, जब मेरी ब्रांडेड साड़ी मिल जाए तो मुझे आवाज लगा देना, रस्सी से तुझे ऊपर खींच लूंगी, लेकिन मेरी साड़ी ढूंढ कर ही लेकर आना। अगर साड़ी नहीं मिली तो तू ऊपर नहीं आएगी और इस कुएं के अंदर ही घुट घुट कर मर जाएगी। समझ आ रही है मनहूस? ऐसा कहकर निर्मला घर के अंदर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ पाखी को जब होश आता है तो वह एक अलग ही दुनिया में थी। वहाँ के सुंदर सुंदर नजारे, बाग बगीचे, ठंडी ठंडी हवाएं, यह देखकर पाखी कहती है, अरे कुएं के अंदर इतनी प्यारी दुनिया है, चाची जी ने कभी इसके बारे में बताया नहीं। यहाँ सब कुछ कितना ज्यादा सुंदर है, कितना शांत है, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। मगर मुझे चाची जी की साड़ी ढूंढनी है, पता नहीं वह कहाँ चली गई। यहाँ तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, मुझे उसे अपने साथ ही लेकर जानी होगी, वरना चाची जी मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगी। ऐसा सोचकर पाखी साड़ी ढूंढने के लिए इधर उधर घूमती है। तभी उसे एक बिल्ली नजर आती है जो दर्द से करहा रही थी और कह रही थी, सुनो लड़की, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में कांटा चुभा है, क्या तुम उसे निकाल सकती हो? कृपया करके मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी पाखी उस बिल्ली की मदद करती है, उसके पैर से कांटा निकालती है और वहीं पर जड़ी बूटी का एक पेड़ लगा था, वहां से कुछ पत्तियां लेती है और उस बिल्ली के जख्मों पर लगा देती है। पाखी कुछ और दूर चलती है अपनी चाची की साड़ी ढूंढने के लिए तो एक बूढ़ी औरत झोपड़ी के पास बेहोश पड़ी थी। तभी पाखी तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे होश में लेकर आती है, लेकिन वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा बीमार थी। पाखी उस बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करती है, उन्हें स्वादिष्ट स्वादिष्ट सूप बनाकर पिलाती है। पाखी उनकी इतनी सेवा करती है कि कुछ ही दिनों में वह बूढ़ी औरत बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। तभी वह पाखी से कहती हैं, बेटा तुम कितनी अच्छी हो, तुमने एक अनजान बुढ़िया की कितनी सेवा की, रात दिन मेरी सेवा करने में लगा दी, मुझे इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट सूप पिलाया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मगर बेटा यहाँ तो कोई नहीं आता, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, कैसे आई हो? अम्मा जी, मेरे माता पिताजी तो है नहीं, मैं मेरी चाची के साथ रहती हूँ, लेकिन वह मेरे ऊपर बहुत जुल्म और अत्याचार करती हैं, लेकिन मजबूरी में मुझे उनका हर अत्याचार सहना पड़ता है। कपड़े धोते समय मुझसे उनकी साड़ी कुएं में गिर गई, इसलिए उन्होंने मुझे कुएं में धक्का दे दिया और कहा कि उनकी साड़ी लेकर ही मुझे वापस जाना है।
चलो आओ बेटा, मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे सुंदर नजारा दिखाती हूँ। यहाँ जादुई सोने और चांदी के फ्रॉक की 2 नदियाँ हैं, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ी औरत पाखी को अपने साथ जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की नदी के पास ले जाती हैं। यह अद्भुत नजारा देखकर पाखी बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वह बूढ़ी औरत पाखी से कहती हैं, बेटा, एक तरफ तुम्हारे जादुई सोने की फ्रॉक की नदी है और दूसरी तरफ जादुई चांदी की फ्रॉक की नदी है। अगर तुम सोने की नदी का फ्रॉक चाहती हो तो तुम उसे पहनते ही बहुत ज्यादा ज्ञानी बन जाओगी, तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त हो जाएंगी। और अगर तुम जादुई चांदी की फ्रॉक की नदी का जादुई चांदी का फ्रॉक पहनोगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, इतनी धन दौलत कि तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। अब बताओ कि तुम्हें ज्ञान चाहिए या फिर धन दौलत? अम्मा जी, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान से बड़ी धन दौलत आपके पास और कोई हो ही नहीं सकती। अगर आपके पास ज्ञान है तो वह सारी जिंदगी मृत्यु तक आपके साथ रहेगा। धन दौलत तो एक न एक दिन खत्म ही हो जाएगी और मैं ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें प्राप्त करके और भी लोगों को ज्ञान दूंगी ताकि उनकी जिंदगी भी ज्ञान की वजह से बेहतर हो जाए। मुझे धन दौलत का लालच नहीं करना, क्योंकि लालच करना बुरी बात है। पाखी के यह उच्च विचार सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश होती हैं और जादुई सोने की फ्रॉक की नदी से एक जादुई सोने का फ्रॉक पाखी को देती हैं, जिसे पहनते ही पाखी और भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। उसका फ्रॉक पूरी तरह से सोने का था, जिसकी वजह से उसके आसपास हीरे जवाहरात सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। तभी वह बूढ़ी औरत कहती हैं, बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने धन दौलत का लालच नहीं किया। अगर तुम लालच करती तो तुम इस दुनिया से कभी वापस अपने घर नहीं जाती। तुमने जादुई सोने के फ्रॉक की नदी का जादुई फ्रॉक चुना, इसलिए तुम्हें बहुत सारी ज्ञान की बातें प्राप्त हो चुकी हैं और ये सारी धन दौलत भी अब तुम्हारी है। अपने पास रखो, अब तुम खुशी खुशी अपने घर जा सकती हो। तभी पाखी वह सारी धन दौलत लेकर और जादुई सोने की फ्रॉक पहनकर सही सलामत घर पहुंच जाती है। पाखी के साथ इतनी सारी धन दौलत और उसके सोने का फ्रॉक देखकर निर्मला चौंक जाती है। यह तो बिल्कुल असली सोने का फ्रॉक लग रहा है और तेरे पास इतनी सारी धन दौलत, हीरे जवाहरात कहाँ से आए? नीचे क्या इतनी सारी धन दौलत है? जल्दी बता, ये सब कुछ तेरे पास कहाँ से आया? निर्मला के इतना कहते ही पाखी उसे सब बता देती है कि कुएं के नीचे जादुई सोने और चांदी की फ्रॉक की 2 नदियां हैं, जहां से उसे यह जादुई सोने का फ्रॉक मिला। तभी निर्मला अपनी बेटी से कहती है, कंचन बेटा, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। अगर जादू चांदी की फ्रॉक की नदी तुझे बहुत सारी धन दौलत देने के लिए कह रही थी तो तुझे ज्ञान प्राप्त करने की क्या जरूरत थी? कंचन बेटा सोच, अगर जादू सोने की फ्रॉक ज्ञान के साथ इतनी सारी धन दौलत दे सकती है तो जादू चांदी की नदी की फ्रॉक तो न जाने कितनी सारी धन दौलत देगी। अब तू जल्दी से कुएं के अंदर जा और जादू चांदी की नदी की फ्रॉक लेकर आ, उससे हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। ऐसा कहकर निर्मला कंचन को भी पाखी की तरह कुएं के अंदर गिरा देती है और उसका ऊपर आने का इंतजार करती है। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरा 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन कंचन वापस नहीं आती। इस तरह से निर्मला को उसके लालच का फल और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है, क्योंकि उसकी बेटी उसके पास कभी वापस नहीं आती। और पाखी जादुई सोने की फ्रॉक की मदद से अपने साथ साथ और भी लोगों को बहुत सारी ज्ञान की बातें सिखाती है और उनकी जिंदगी में रोशनी लेकर आती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।